सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार, आपका हिंदी शिक्षक मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा पंचम वर्ग की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ संख्या 9, जिसका शीर्षक है फलों का दाम, इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा और इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ का परिचय देखा था। इस कहानी में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि तेनालीराम की चतुराई का वर्णन है। वर्णन तो तेनालीराम की चतुराई का है, लेकिन इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो हमें उस व्यक्ति को यह एहसास दिलवाना पड़ेगा कि वह हमें परेशान कर रहा है। तो इसके लिए हमें शांत रहकर धैर्यपूर्वक बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा, जैसे तेनालीराम ने इस कहानी में किया। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। तेनालीराम को राजा कृष्णदेव राय बहुत मानते थे। दरबारी कवि भी थे और विद्वान भी थे। राजा के हर एक काम में तेनालीराम अपना सुझाव देते थे और यह बात वहां के और जो दरबारी कवि थे उन सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन दरबारियों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई ताकि तेनालीराम को राजा के सामने नीचा दिखाया जाए। यहीं से कहानी शुरू होती है कि तेनालीराम राजा के प्रिय थे और यह बात वहाँ के दरबारियों को अच्छी नहीं लगती थी। बस वहाँ के जो रहने वाले दरबारी लोग थे, उन लोगों ने मिलकर आपस में योजना बनाई कि तेनालीराम को राजा के सामने कैसे नीचा दिखाया जाए। सभी जानते थे कि जब किसी भी प्रजा को परेशानी होती है या हानि पहुंचती है तो राजा बहुत क्रोधित होते थे। तो इसके लिए उन्होंने उस नगर के एक फल वाले को अपने योजना में शामिल कर लिया। अब दरबारी और फल वाले ने मिलकर योजना बनाई कि तेनालीराम को राजा के सामने नीचा दिखाया जाए। एक शाम के समय तेनालीराम के घर के पास एक फल वाला आता है। तेनालीराम उसे देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे फलों का दाम क्या है? वो फल वाला कहता है कुछ भी नहीं। तेनालीराम बार बार पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे फलों का दाम क्या है, कैसे तुम फल को बेच रहे हो? तो बार बार कह रहा है कि कुछ भी नहीं। अंत में तेनालीराम उससे फल ले लेते हैं। फल लेकर जब जाने लगते हैं तब वो फल वाला कहता है कि मेरे फलों का दाम तो दे दीजिए। तेनालीराम समझ गए कि जरूर कुछ इसमें दाल में काला है। दाल में काला एक मुहावरा है, यानी आशंका। तेनालीराम को यह बात समझ में आ गई कि जरूर इसमें कुछ संदेह है, तभी तो यह हमें बार बार कह रहा है कि फलों का दाम कुछ भी नहीं है, और जब मैं जा रहा हूं फल लेकर तो फल का दाम हमसे मांग रहा है। अब तेनालीराम कहते हैं भैया आप तो कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ भी नहीं है, फिर आप अभी दाम मांग रहे हैं, ऐसा आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप कहते हैं कि फलों का दाम कुछ भी नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं। तेनालीराम आखिर वहां से चले जाते हैं। फल वाला बोला कि यह मुफ्त का नहीं है, इसका दाम आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं दिए तो मैं राजा से आपकी शिकायत कर दूंगा। तेनालीराम समझ गए कि हमको यहाँ फंसाने का काम किया जा रहा है।
देखिए आगे क्या होता है। उस साजिश के बारे में तेनालीराम को पता चल गया था कि सारे दरबारियों की साजिश है और हमें राजा के सामने नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये फलवाले कुछ भी नहीं बोले, अपने घर को चले गए फल लेकर। अगले दिन फलवाले ने राजा के सामने सारी घटना को बता दिया। तेनालीराम को राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। तेनालीराम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, इसलिए अपने साथ रत्न जड़ित एक संदूक साथ में लेकर दरबार में आए। अगले दिन राजा का आदेश मिलते ही फलवाले ने तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी। जैसे ही फलवाले ने अपनी बात पूरी की, उसी समय तेनालीराम ने फलवाले से कहा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसीलिए दाम नहीं दे सका। आज आपका दाम लेकर आया हूं। अब तो फलवाला सोचने लगा और उसके बाद तेनालीराम ने उस फल वाले को रत्न जड़ित जो संदूक था हाथ में दे दिया। अब तो वह फल वाला बड़ा ही खुश हो गया, बहुत खुश था कि अब हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को बेचकर अपना जीवन यापन करूंगा, क्योंकि रत्न जड़ित संदूक है, इसमें रत्न सोने हीरा मोती आदि भरे होंगे, आराम से बैठकर घर में खाएंगे। ऐसा फलवाला के दिमाग में बात चलने लगी। अभी ये सब सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज उनके कानों में गूंजी कि भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। संदूक तो हाथ में ले लिया था फल वाला, तभी तेनालीराम बोले कि भैया अपना दाम ले लो और मेरा संदूक वापस मुझे दे दो। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। वह तपाक से बोला, तपाक का मतलब होता है अचानक, गुस्सा से, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले कि भाई तो अपना कुछ भी नहीं लो, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो अपना कुछ भी नहीं लो। यही दाम तो तुमने हमें कल बताया था। मैंने जब आपसे पूछा कि फलों का दाम कुछ भी नहीं है तो आपने कहा, तेनालीराम जब कह रहे हैं कि मैंने जब कल आपसे पूछा कि फलों का दाम कितना है तो आपने बताया फलों का दाम कुछ भी नहीं है, और उसके बाद आप फल का फिर दाम मांग रहे हैं। मैंने भी आपको फलों का दाम दे दिया, अब अपना फल का दाम लीजिए और मेरा संदूक वापस दीजिए। अब फल वाले को बात में समझ में आ गई। तब राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। तो इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि जैसे दरबारियों ने तेनालीराम को राजा के सामने साजिश के तहत नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसके बाद भी तेनालीराम ने बड़ी ही चतुराई से उस साजिश के बारे में पता लगाया और अपने आप को राजा के सामने सुरक्षित रखा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई व्यक्ति धोखा देने का प्रयास करे तो उससे हमें परेशान होना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर, धैर्यपूर्वक, धीरज रखकर, सूझबूझ तथा बुद्धिमानी से उसे उसकी गलती का एहसास करवाना चाहिए। जैसे फल वाले ने तेनालीराम को पहले तो फलों का दाम नहीं बताया और उसके बाद में फलों का दाम मांग रहा था। ये तो फल वाले की गलती थी। अगर फल वाले तेनालीराम को फल का दाम बता देते तब तेनालीराम के साथ यह साजिश नहीं होती। जिस तरह साजिश के तहत फल वाले और दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने नीचा दिखाने का प्रयास किया, ठीक
दूसरी ओर तेनालीराम ने शांत रहकर धैर्यपूर्वक अपनी बुद्धिमानी से फलवाली को यह एहसास दिलाया कि जैसे तुमने कल हमारे साथ किया था, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा आज कर रहा हूं। यानी सामने वाले को यह एहसास हो जाए कि वह हमारे साथ गलती कर रहा है। असली चतुराई इसी में है। अगर हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इसमें हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो हमें भी किसी भी मुसीबत या संकट के समय उसका सामना धैर्यपूर्वक, शांति दिमाग से और बुद्धिमानी से कर सकते हैं। अब तेनालीराम के बारे में और भी रोचक तथ्य हैं कि उनकी तुलना अकबर के दरबारी कवि बीरबल से की जाती है। साहित्य समाज में तेनालीराम एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। किसी भी प्रश्नों का जवाब तुरंत ही वो दे देते थे अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से। वे अशिक्षित थे, उसके बाद भी उनकी गणना साहित्य समाज के विद्वान व्यक्तियों के साथ की जाती है। उन्हें विकट कवि के नाम से भी जाना जाता है। विकट का मतलब होता है ओलझोल करने वाला। तेनालीराम के महान कार्यों की वजह से उन्हें कुमार भारती की उपाधि भी दी गई है। मैं आप सबों को बार बार कह रहा हूं कि जो भी कहानी में रोचक तथ्य होते हैं उसे भी हमें जरूर पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न उससे भी आता है। पिछली परीक्षा में उससे भी पूछा गया था। तो हमें इन सारे चीजों को देखना होगा कि तेनालीराम को महान कार्यों की वजह से कुमार भारती की उपाधि दी गई। उनके सम्मान में संस्कृत कविता महिषासुरमर्दिनी की रचना की गई। किनके सम्मान में? तो तेनालीराम के सम्मान में संस्कृत में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम की रचना की गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें और एक बार फिर से पूरी कहानी को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें भी तेनालीराम की तरह चतुराई से, बुद्धिमानी से, शांतिपूर्वक, धीरज का सामना, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर हमें सफलता पानी है, अपने आप को बचाना है, सबसे जरूरी है धैर्यपूर्वक संकट का हमें सामना करना चाहिए, क्योंकि सफलता के 3 साधन हैं। धैर्यपूर्वक सामना करना, किसी काम में लगातार लगे रहना, संकट आने पर विचलित ना होना, मन लगाकर अपने काम को करना, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो हमें भी तेनालीराम की तरह चतुराई से संकट का सामना करना पड़ेगा, बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और एक बार पूरी कहानी को फिर से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न अगर कहीं से भी पूछा जाए तो हमें परेशानी ना हो, आप लोगों को भी परेशानी नहीं हो। अब अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः भेंट होगी। मैं देख रहा हूं कि लगभग 4 से 4 सेक्शन में मेरा वीडियो जाता है। अपने विद्यालय का जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल है उसके 4 सेक्शन में मेरा वीडियो जाता है। उसके बावजूद वीडियो की देखने वाले की संख्या 30 से 40 होती है, जबकि हमें पता है कि प्रत्येक सेक्शन में कम से कम 40 विद्यार्थी रहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो जाता है उसे जरूर देखें। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कोरोना से बचकर रहें। धन्यवाद।